बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज जिन दो अहम खबरों पर बात करेंगे उसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मुल्क में निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का मामला है और निगरान हुकूमत और उसका खदोखाल क्या होंगे, और ये निगरान हुकूमत क्या 3 महीने के लिए होगी या उससे ज़्यादा के लिए होगी, इस पर आज हम पॉलिटिकल लोगों से बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक बार फिर मुल्क में एक अमरीकी जिसे कहते हैं वेबसाइट की जानिब से एक बार फिर साइफर की कहानी को जिंदा किया गया है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि साइफर का मामला क्या है और इसके ताने बाने कहाँ जाके जुड़ते हैं, और फिर क्या एक और मुश्किल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस अमरीकी जो मैगजीन या वेबसाइट है उसकी स्टोरी के बाद खड़ी होने वाली है, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के तकर्रुर के मामले पर। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। 2018 में जब ये 15वीं कौमी असम्बली आई, इसने 2 वज़ीर आज़म देखे इस कौमी असम्बली ने, और मुल्क की तारीख में पहली मरतबा एक वज़ीर आज़म जो है तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में निकाले गए। अब मामला है निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी का। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी पर गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मौखर हुई। आज ये मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद बाहर आकर अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने मीडिया से गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने अपने नाम नहीं बताए। लेकिन जो गुफ्तगू की वो सुनिए क्या थी। नाजरीन, अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने जो भी गुफ्तगू की वो आपके सामने थी, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक आज की जो मुलाकात थी अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की, उसमें एक नया नाम ऐड हुआ जो गुज़िश्ता रोज़ तक मौजूए बहस नहीं था, लेकिन आज मौजूए बहस बन सकता है और कल भी मौजूए बहस रहेगा। वो है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी। ज़रा ये बताते हैं कि अपोजिशन लीडर ने जो 3 नाम दिए उनमें एक नाम सादिक संजरानी का शामिल है। अब इस पर मजीद गौर व खौज कल होगा। जो इब्तदाई तौर पर हमारे सामने नाम आए थे उसमें तसद्दुक हुसैन जिलानी, जलील अब्बास जिलानी, हफीज़ शेख, तारिक बाजवा, कामरान टेसोरी, इत्तेहादियों की तरफ से ये नाम दिए गए थे। कामरान टेसोरी का नाम एमक्यूएम की तरफ से था, और इसके अलावा भी तकरीबन 12 नामों के बारे में बताया जाता है कि उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस इस ओहदे के लिए या मनसब के लिए मुख्तलिफ इदारे दे चुके हैं। अब ये 12 गोल्डन लोग इस वक्त कौन है जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए दौड़ में हो सकते हैं, और आखिरी 6 कौन है, ये जब तक अपोजिशन लीडर या प्राइम मिनिस्टर इसका इज़हार ख्याल नहीं करते तो कयास आराइयाँ ही हो सकती हैं। लेकिन इस जो गुज़िश्ता 15वीं असम्बली थी उसमें 3.5 साल तक जो है इमरान खान साहब और उनकी जमात वज़ीर आज़म और हुकूमत उनके पास थी। अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, लेकिन आखिरी 14 से 15 माह जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो एक फ्रेंडली अपोजिशन हमें राजा रियाज साहब की सूरत में नज़र आई। लेकिन इस कौमी असम्बली के जो ओवरऑल स्ट्रेंथ 350 के ऐवान में ये गुज़िश्ता 14 माह एक खातून रुकन जिनका ताल्लुक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी GDA से था, उन्होंने तन तना हुकूमत को टफ टाइम दिया। इसीलिए कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर पॉलिटिकल फैसले करते और अपोजिशन लीडर की मसनद पर बैठते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में होती तो इस वक्त का सियासी मंजरनामा कुछ और होता। अपोजिशन की रुकन सायरा बानो हमारे साथ हैं। सायरा, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम, पहले तो सबसे पहले ये बताइएगा कि राजा रियाज साहब आप लोगों के अपोजिशन लीडर हैं, कोई मशावरत उन्होंने अपने 3 नाम देने के लिए अपोजिशन को बुला के की है? क्योंकि आइन ने अपोजिशन लीडर को इख्तियार इसलिए दिया है या कानून ने कि वो अपोजिशन से मशावरत करके वज़ीर आज़म को नाम देगा, तो अपोजिशन लीडर ने कोई मशावरती इजलास गुज़िश्ता रोज़ तक या आज सुबह तक आप लोगों का बुलाया था? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, कोई मुशावरत नहीं हुई। और बहुत अजीब सा लग रहा था। एक जस्ट 2 या 3 मिनट की मुलाकात उनके ऑफिस में हुई थी, लेकिन उस बात को भी 10 दिन गुजर गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जुम्मे को 2-2:30 बजे एक मुलाकात करेंगे और ये जितनी भी जमातें सब अपना नाम दें। मतलब ज़ाहिर है उनकी तरफ से GDA या जमात इस्लामी का उन्होंने कहा कि मौलाना साहब नाम दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद वो जुम्मे को मीटिंग नहीं हुई। सही। और उसके बाद वो बात भी नहीं करना चाह रहे थे। मतलब डॉक्टर फहमीदा साहिबा ने भी पूछा और मैं तो थोड़ा तंग करती रही उनको। लॉबी में होते थे कि वो राजा साहब चलें, साडा ना पूछो, तुसी अपने नाम दस दो सानू। सही। लेकिन वो मेरे ख्याल में राजा साहब को भी नहीं इल्म उस नामों का, और कोई मुशावरत नहीं हुई। खैर बाकी बातें कौन सा मुशावरत से हो गई जो मैं कहूँ कि हमसे मुशावरत नहीं हुई। अच्छा, राजा रियाज साहब ने जो अब तक की ज़राए से खबर आ रही है, चूंकि उन्होंने अपने जिसे कहते हैं बज़ुबान खुद नहीं बताया, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि आज उन्होंने सादिक संजरानी का भी नाम दिया है। तो सादिक संजरानी तो ऑलरेडी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थे। अपोजिशन के पास कोई ऐसा नाम नहीं था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चेयरमैन सेनेट का नाम दिया जा रहा है। ये पूरा जो 1.5 साल टेन्योर और इन लोगों के बिल और फैसले
देखकर एक ही मिसाल सामने ज़हन में आती रही कि ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। तो कौन सी यहाँ पर चीज आपको एक बिल्कुल वो कहते हैं ना कि कानून के मुताबिक और टू द पॉइंट और एक सीधे रास्ते पे चलती हुई नजर आई? सही नाम दे दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि पार्टीज इतना वो कहते हैं ना कि वो इगरली रिएक्ट क्यों कर रही हैं, एक्ट क्यों कर रही हैं अपना नाम देने के लिए। भाई निगरान वजीर आजम का काम है कि जो उनको डेट मिलेगी और वो अपनी निगरानी में इलेक्शन करवा कर और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लेकिन ये देखे ना, इनकी यही चीज फिर दिमाग में शक व शुबहात डालती है कि ऐसा कौन सा मसला है। 3 माह में सब बिल तो उन्होंने पास कर लिए, 1.5 साल में सब अपने केसेस ये वो, तो 3 माह में ऐसी कौन सी चीज है जो ये सब जमातें वो अतावली हो रही हैं कि इनका ही। सायरा बानो साहब, आपको नहीं लगता कि मामला अब तो वाजे हो चुका है? जब सीसीआई की मीटिंग में मरदमशुमारी का मामला आ चुका है तो अब तो वाजे है कि मामला नवंबर का नहीं है, अब नवंबर से आगे ही जाता दिखाई दे रहा है। तो आपको नहीं लग रहा इस वजह से परेशानी है? रिन साहब, हमारे पीर साहब पगारा अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, शाह मर्दान शाह, उनकी एक अभी एक टिकटॉक पे काफी एक जो उनका क्लिप है वायरल हो रहे हैं, सिंधी में है। तो उन्होंने यही कहा कि मुझे आगे, उन्होंने आप सिंधी में बता सकती हैं, हम तर्जुमा कर लेंगे। उन्होंने वो मेरी भी सिंधी की टांग, चले जरा उर्दू में बता दें कोई। तो उन्होंने कहा जी, तो उन्होंने कहा कि अगर कि आगे 2/3 अक्सरियत किसी जमात को नहीं मिलेगी, और ये भी फरमाया कि आगे ढूंढने से भी अपोजिशन नहीं मिलेगी। आप मुझे बताएं कि अगर इलेक्शन, ये तो एक ऐसे ही बात है ना कि ज़ाहिर सेंसिस पे और ये जो डिलिमिटेशन और ये सारी बातें, भाई अब 1.5 साल में जिस वक्त आपको पंजाब असेंबली जब तहलील हुई थी और सारा ये बुलाया था, तो उन्होंने कहा था हम इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं है और हम सितंबर अक्टूबर में हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कोई सजा जजा नहीं है? जब इलेक्शन वो कमीशन ऑफिसर, उन्होंने कह दिया था कि हमें 7 महीने चाहिए, 7 से 8 महीने, तो 7 से 8 महीनों में क्यों नहीं किया? वो जो डिजिटल मर्दमशुमारी थी वो क्या था? आपके और मेरे पैसे लगे हैं टैक्सों के, 24 अरब रुपए खर्च हुए। अब मसला ये है कि ये ऑपोजिशन कहाँ से लेकर आएंगे? ऑपोजिशन जो एक मेन काम है लेजिस्लेशन का, के लाइसेंस पर एडिशनल होते हैं। सायरा बानो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अपोजिशन के रोल पर खासकर गुज़िश्ता 14-15 महीने निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के मामले पर आपने अपनी राय रखी। सायरा बानो ने इन 14 माह में एटलीस्ट कम अज़ कम अपोजिशन बेंचेस पर बैठकर नाजरीन एक अपोजिशन की हुकूमत की, जो कि जिम्मेदारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर उन्होंने अदा की होती तो हो सकता है कि वो आज जिस पॉलिटिकल टर्मोइल को फेस कर रहे हैं ना कर रहे होते। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आसिफ किरमानी साहब होंगे, बात करेंगे उनसे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम जो है अपोजिशन से बात कर रहे थे और ब्रेक से वापस आने के बाद हुकूमत की जमात के अहम रहनुमा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ बड़े करीब रहने वाले सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ होंगे। ज़रा आसिफ किरमानी साहब से, चूँकि उनका एक जिसे कहते हैं ओल्ड ताल्लुक भी रहा है मियां साहब से और बड़े करीब भी रहे हैं, तो इनसाइट्स कुछ ना कहीं अब भी उनके पास मौजूद होंगी। गो के इस वक्त मियां साहब बैरून मुल्क हैं, आसिफ किरमानी साहब पाकिस्तान में। किरमानी साहब, अब निगरान का मामला आज भी वज़ीर आज़म की तकर्री का नहीं हो सका। राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात अब कल दोबारा होगी और इम्कान यह है कि परसों दोबारा भी होगी। तो अब तक जो नाम सामने हमें ज़राए से मिल रहे हैं, चूँकि ऑफिशियली ना हुकूमत ना अपोजिशन इन नामों को सामने नहीं रख रही, आपके सामने ये सारे नाम अब तक जो हमारे सामने आए हैं वो रख देते हैं। सादिक संजरानी साहब का नाम आज नया सरफेस हुआ है, चेयरमैन सेनेट हैं, आपके हाउस को चला रहे हैं इस वक्त। तसद्दुक जिलानी, जलील अब्बास जिलानी, हफीज़ शेख, तारिक बाजवा, कामरान टिसोरी, और इसके अलावा एक लंबी सी फहरिस्त थी, लेकिन वो अब लंबी सी फहरिस्त इस वक्त इतनी मेरा ख्याल मैटर नहीं करती। उसमें डार साहब भी हैं, उसमें शाहिद खाकान साहब भी हैं, मोहम्मद मियां सुमरो साहब भी कहीं थे। तो कोई आपको अंदाज़ा है कि किन नामों पे मामलात चल रहे हैं, या आप भी हमारी तरह ब्लैंक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। देखिए, गुजारिश ये है कि इस मामले में बहुत ज़्यादा ही कोई मैंने देखा है कि हाइप क्रिएट हुई है, और इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी यानी वज़ीर आज़म साहब की और अपोजिशन लीडर की ये जिम्मेदारी थी कि वो इस बारे में किसी जल्द नतीजे पर पहुंच जाते। बिल्कुल ठीक।
और ताकि ये कंफ्यूजन है। देखिए अब इतने नाम हैं कि उनको याद रखना और गिनना भी मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही। और इस पर मेरे पास कोई ऐसी तो बिल्कुल कोई गिद्दड़ सिंगी जिसे कहते हैं नहीं है बिल्कुल। कि मैं उसके जरिए ये बता सकूं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। ताहम मेरी ये ख्वाहिश है कि जो भी वज़ीर आज़म निगरान बने वो दो बातें उसमें होना मैं समझता हूँ ज़रूरी हैं। मसलन एक तो कॉम्पिटेंट हो और दूसरा वो उसको कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, मुतनाज़िया नहीं होना बिल्कुल चाहिए, ठीक गैर कह रहे हैं। मुतनाज़िया शख्सियत होनी चाहिए ताकि कल कलां को इलेक्शन प्रोसेस पर कोई उंगली ना उठा सके। सही। तो इसलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी, फॉर द ये कंट्री। ये आपकी उम्मीद है, लेकिन मालूमात ये है कि बड़े मियाँ साहब, जो हमारी मालूमात है हम सवाल रख रहे हैं, आप उस पर जिस तरह भी रिस्पॉन्ड करना चाहें, बड़े मियाँ साहब अटक गए हैं इसहाक डार साहब के नाम पे, और जब वो आपको अंदाजा है कि किसी मामले पे अटक जाते हैं तो फिर उन्हें बड़ा कम लोग ही हैं जो मना सकते हैं। देखिए मैं उस बारे में ये अर्ज करूंगा कि चूंकि जिन हालात में पीडीएम की गवर्नमेंट को ये मुल्क मिला था और आईएमएफ के साथ जिस तरह इमरान खान साहब मामला खराब कर गए थे, उसमें फिर मिफ्ता इस्माइल ने पहले एफर्ट की, मैं उसको भी पूरा क्रेडिट देता हूँ। उसके बाद जहां से उसने छोड़ा था फिर डार साहब ने उसको आगे लेके बढ़े और फिर अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब की पर्सनल एफर्ट्स और डार साहब की एफर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह कम अज कम अल्लाह की मदद से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। तो देखिए अब ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि हर इलेक्शन के बाद धरने हो जाएं शुरू और हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें की जाएं। अब जो भी हुकूमत कोई भी आती है इलेक्शन के बाद उसको पूरे 5 साल मिलने चाहिए ताकि वो यकसुई के साथ। किरमानी साहब, अब इंतखाबात आपको सेनेटर आसिफ किरमानी को नवंबर में तो हमें नहीं लग रहा, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का भी इख्तियार है, इख्तियार हमारा नहीं है। हम अंदाजे लगा सकते हैं, कयास आराइयां कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस दे सकते हैं। नवंबर के बाद अब ख्वाजा आसिफ साहब फरवरी के इशारे दे रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल है फरवरी में हो जाएंगे क्योंकि मार्च में फिर सेनेट है। तो इंतखाबात आपको फरवरी में होते हुए नजर आते हैं प्रैक्टिकली? देखिए इसमें तो ये इलेक्शन कमीशन के लिए अब चैलेंज और टेस्ट केस बन गया है। ये अब देखना है कि वो नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियां डीलिमिटेशंस कितने अरसे में कराते हैं। गालबन उन्होंने कहा है, ये मैंने सुना है कि जी 4 महीने चाहिए मिनिमम। तो अगर वो 4 महीने भी आप मद्देनजर रखें तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन जौन से हैं वो किसी भी सूरत मार्च 2024 से आगे नहीं जाने चाहिए, चूंकि फिर आपका सेनेट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट रहता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है आगे, उस वक्त तक सदर साहब जौन से हैं वो मुसल्लत रहेंगे हमारे पे। एक तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसको जल्द अज जल्द इस प्रोसेस को इलेक्शन को कंप्लीट होना चाहिए और ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो आगे आए और एक उसकी जो तारीख है उसका ऐलान करे। वो क्लैरिटी इलेक्शन कमीशन ने अगले, जब तक आप केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का मेरा ख्याल है तकर्रुर नहीं कर लेंगे, आप लोग भी, आपकी जमात 14 अगस्त का सुना है कि इंतजार कर रही है कि उसके बाद ये कोई इत्तफाक़ राय होगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। एक और अहम सवाल, इंतखाबात अगर नवंबर में नहीं होते, जैसे आपने भी कहा मार्च से पहले होने चाहिए, तो मामला 6 महीनों तक का जाता है, तो फिर आपको मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापसी मिड सितंबर में एक्सपेक्टेड थी वो कुछ डिले होती हुई नजर आती है या नहीं? इट्स मतलब डिसाइडेड कि मिड सितंबर 15 सितंबर गुजरते ही, एक अहम रिटायरमेंट होते ही मियां साहब वापस पाकिस्तान में होंगे? नहीं, देखिए मियां साहब की वापसी का उस जो आपने एक पर्टिकुलर रिटायरमेंट से है उससे मेरा नहीं ख्याल उसका कोई लेना देना है। ठीक है। उसकी वजह है कि जो नवाज शरीफ को जिस तरह नुकसान पहुंचाया गया, उसको बेगुनाह जिस तरह कैद किया गया, उसकी बेटी को कैद किया गया, वो तो उसने भुगत लिया ना। तो अब और अल्लाह पे अपना मामला छोड़ा, अब तो उसकी कंपनसेशन के दिन है नवाज शरीफ की। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को इलेक्शन से पहले, मियाँ साहब जब भी हो इलेक्शन, चाहे नवंबर में हो, जो कि बज़ाहिर मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है मरदमशुमारी वाले इशू के तहत, और फरवरी में होंगे तो इलेक्शन से 1-1.5 महीना कबल, 2 महीना कबल वो इंशाल्लाह तशरीफ ले आएंगे। मतलब ये सारा मामला उनकी वापसी अब इलेक्शन से रिलेटेड है। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे उससे 2 महीने पहले मियां साहब ने पाकिस्तान आना है। उनको होना चाहिए, मेरी ख्वाहिश भी है और मुझे उम्मीद भी है कि वो इलेक्शन से 1.5-2 माह पहले पाकिस्तान में मौजूद होंगे जी। सही। सर, 15 माह आपकी जमात ने हुकूमत की, बड़े चैलेंजेस थे, जो एक बड़ी कामयाबी हो सकती है वो लाजमी सी बात है का खुलेआम कही जा सकती है कि मुल्क को किसी भी हाल में जैसे भी फैसले हुए डिफॉल्ट से बचा लिया, जो एक सबसे बड़ा काम था। लेकिन एक सबसे, जिसे कहते हैं वो नेगेटिव जो काम हुआ, महंगाई बढ़ी, दीगर प्रॉब्लम्स हुई, तो इस पॉलिटिकल बैगेज के साथ इलेक्शन में जब जाएंगे, अब वोट को इज्जत दो का बयानिया भी नहीं है,
तो मियां साहब वोटर को कन्विंस किस चीज पे करेंगे? पेट्रोल की कीमतें आपने बढ़ा दी हैं, डॉलर आपके दौर में महंगा हो चुका है, बुनियादी जरूरियात की चीजें महंगी हो चुकी हैं। व्हाट इज विद PMLN टू सेल टू इट्स वोटर? ये आपने दुरुस्त फरमाया कि तल्ख हकीकतें हैं जो आपने बयान की हैं कि जहां एक अचीवमेंट ये इस इत्तेहादी हुकूमत की रही और खुसूसन शहबाज शरीफ की और इसहाक डार साहब की कि उन्होंने एक डिफॉल्ट से तो मुल्क को निकाला, एक जरिया बने अल्लाह ताला की मदद से, लेकिन उसका नुकसान हमें ये हुआ कि जो मुआहदा था वो IMF का इमरान खान करके गए, हमें उसको आगे लेकर जाना पड़ा, जिसके नतीजे में महंगाई हुई है, गरीब मिडिल क्लास पिसका रह गया है। लेकिन इसमें अब ये भी देखना पड़ेगा कि आया IMF के पास कौन गया था। 2013 से लेके 2016 तक जो IMF का प्रोग्राम था वो नवाज शरीफ ने बड़ी कामयाबी से मुकम्मल करके और IMF को खुदा हाफिज कह। लेकिन सर वोटर को कन्विंस कैसे करेंगे? वोटर तो ये नहीं कहता, वो कहता है मुझे महंगाई ने मार दिया है। बताना पड़ेगा जी, लोगों में शऊर आ गया है, लोगों को शऊर देना पड़ेगा। और खुसूसन जो मैं अर्ज करनी चाहूंगा आपके सवाल का सही असल जवाब कि देखिए, नवाज शरीफ साहब के बारे में लोगों का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ एक गरीब परवर आदमी है और उसकी हमेशा कोशिश रही, जब भी उनको इक़्तिदार मिला उन्होंने देखिए कि महंगाई कंट्रोल में रखी, प्राइसेस नहीं बढ़ने दी, 64 रुपए लीटर पेट्रोल था, 35 रुपए किलो आटा था और बाकी चीजें ऐसी थी। ठीक है, तो लोगों को एक ये जरूर मालूम है कि जब नवाज शरीफ साहब मैदान में आएंगे तो वो एक वो होप है, वो लोगों के लिए उम्मीद की किरण उसमें नजर आती है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जब वो आएंगे, लोगों में जाएंगे और अपनी पुरानी कारकर्दगी सामने रखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि लोग जौन से हैं उनको जरूर सुनेंगे और उनकी बात समझेंगे। थैंक यू आसिफ किरमानी साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और PMLN के पास अगले इंतखाबात में जाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो उम्मीद है और मियाँ नवाज शरीफ की वापसी है और सियासी कारकुन को शऊर देकर इस मसले को काबू करना चाहती है। कैसे इस चैलेंज से पाकिस्तान PMLN जो है वो या उसकी इत्तेहादी जमातें निपटेंगी, इस चैलेंज का जो है जवाब आइंदा आम इंतखाबात में भी मिलेगा, वो नवंबर में हो या मार्च में। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो साइफर की कहानी पर और इस साजिश, क्या वाकई ये साजिश है या नहीं है, और इस साजिश में आगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं, उस पर बात करेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे एक बार फिर साइफर की कहानी की, और पाकिस्तान में जब साइफर की कहानी किसी हद तक जिसे कहते हैं वो मिट्टी तले दब जाती है तो फिर कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बाद दोबारा एक साइफर की कहानी सुनाई देती है। और साइफर वही है जो साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि अमेरिकन साजिश की बुनियाद पर जो है पाकिस्तान में उनकी हुकूमत को घर भेजा गया। बेसिकली क्या ये साइफर की कहानी क्या है? गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर एक बैनुल अक़वामी इदारे ने, इंटरसेप्ट के नाम से ये इदारा है, उन्होंने एक स्टोरी की और उन्होंने ये दावा किया कि ये साइफर की कॉपी उनके पास मौजूद है और इस साइफर की जो मंदरजात की कॉपी उन्हें मिली है और वो उसकी बड़ी दिलचस्प कहानी लिखते हैं। उस स्टोरी को अगर जर्नलिस्टिकली पढ़ा जाए, उसी स्टोरी में वो ये कहते हैं कि उनके पास इसकी कोई ऑफिशियल तस्दीक मौजूद नहीं है और इसका कंटेंट पाकिस्तान के एक अखबार डॉन का वो हवाला देते हैं कि उसमें छपने वाले कंटेंट से मिलता जुलता है। ये एक ऐसी कहानी है जो बड़ी हैरानकुन है, लेकिन इसमें बहुत से सवालात उठते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन इससे पहले ये समझने की ज़रूरत है और नाजरीन को भी समझने की ज़रूरत है, साइफर एक रूटीन का मामला है। आप जब भी आपके जो एम्बेसडर्स बैरून मुल्क होते हैं, जब उनकी मुलाकातें वहाँ के हुक्काम से होती हैं, वो पैगामात देते हैं। इसी किस्म के पैगामात माजी में भी हमें मिले हैं। आपको याद हो या ना याद हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी एक ज़माने में किसी ऐसी ही एक धमकी का जिक्र किया था एटम बम के मामले पर, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं और माजी में भी इसी किस्म की रूटीन चीज़ें चलती रही हैं। पाकिस्तान में 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने साइफर की मौजूदगी से कभी इनकार नहीं किया। उसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया कि ये काम हुआ है, ये मैसेज आया है, और उसमें मैसेज की हद तक उसे मुदाखलत भी कहा गया, लेकिन साजिश का जो बयानिया बनाया गया उसे तस्लीम नहीं किया गया। और बड़ी दिलचस्प चीज़ इंटरसेप्ट की ही स्टोरी में मौजूद थी, जिसमें डोनाल्ड लू का हवाला देते हुए उसी जो ड्राफ्ट उसको प्रिंट किया गया है, ये बताया गया है कि वो कहते हैं उनका ख्याल है। लफ्ज़ आई थिंक, अगर आप उस स्टोरी को पढ़ें तो उसमें वाज़े तौर पे लिखा है आई थिंक। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब हैं, तजिया निगार हैं, कौमी सलामती के उमूर पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं। ज़रा साइफर पर उनसे बात भी करेंगे और साथ साथ आखिर में कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे सवालात जो सारी कहानी के गिर्द घूमते हैं
वो भी उठाएं और आपके सामने रखें। लेकिन सैयद मोहम्मद अली साहब, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है इस वक्त दोबारा इस तरह से इस चीज़ का सरफेस होना और बैनुल अक़वामी जो इदारा है उसका ये दावा करना कि साइफर की कॉपी उनके पास मौजूद है? बहुत शुक्रिया जनाब। मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि इस वक्त इस मामले का दोबारा उठाया जाने के दो मकासद मैं समझ सकता हूँ। एक तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जो बहुत बड़े पैमाने पे कानूनी चाराजोई का सामना पीटीआई की क़यादत कर रही है, तो उसमें कोई थोड़ा बहुत हुकूमत के ऊपर और रियासती इदारों के ऊपर बैनुल अक़वामी सतह पे दबाव में इजाफा किया जाए। और दूसरा ये कि क्योंकि एक दो इस तरह की भी सोच आपको देखने को मिलती है कि आलमी ताकतों पे असरअंदाज हो के पाकिस्तान की रियासती इदारों पे प्रेशर डाला जाए। तो ये दो बुनियादी मकासद आपके सामने नजर आते हैं बज़ाहिर। लेकिन असल बात जो है, मैं क्विकली ये बताना चाहता हूँ कि देखें साइफर जो है वो होता क्या है, ये बताना बहुत जरूरी है कि देखें साइफर जो है आसान तरीन अल्फाज में जो हमारा सिफारती मवासलाती निज़ाम है, यानी कि हमारा जो दफ्तर खारजा और पूरी दुनिया में जो हमारे पैगामात आते हैं और ये रूटीन का हिस्सा है। जी जी बिल्कुल, डेली बेशुमार साइफर्स आते हैं। पहली बात तो ये है, और उसमें सिर्फ वो कोई दूसरी ममालिक की जानिब से धमकी नहीं होती, इंसेंटिव्स, ऑफर्स, कंसल्टेशन, खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात, सारी चीजें बयान की जाती हैं। जी हाँ बिल्कुल, और वहाँ के जो हमारे सुफरा हैं उनका कोई तज्जिया, सोच, वो सब कुछ होता है। लेकिन असल बात जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि उसके मतन के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ज्यादा अहम बात यह है कि हमारे पूरे आलमी सिफारती कम्युनिकेशन के निजाम को जब आप पॉलिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल ठीक है सैयद मोहम्मद अली साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब यहाँ आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। नाजरीन, इस स्टोरी को और इस साइफर की कहानी को जो दोबारा इंटरसेप्ट ने जिंदा किया और दावा किया है कि उनके पास वो ड्राफ्ट या वो मतन मौजूद है, तो बहुत से सवालात उठते हैं। क्या ये सवाल उठता है कि जो कॉपी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद दावा करते थे कि उनसे गुम चुकी है, क्या ये वो कॉपी है? या फिर ये सवाल उठता है कि ये साइफर की कॉपी दफ्तर खारजा, वजीर आजम हाउस या जो अहम इदारे हैं उनके अलावा किसके पास थी? सबसे अहम शख्सियत थे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी उस वक्त के। उन्होंने एक मरतबा वसीम बादामी को इंटरव्यू दिया, वो क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। बड़े उस्ताद खिलाड़ी हैं शाह महमूद कुरैशी, सुनिएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े पुराने सियासतदान हैं। उन्होंने कहा नज़र से गुजरता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मेरे पास मौजूद है। लेकिन उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कौमी असम्बली के फ्लोर पर क्या कहते हैं, सुनिए। ये मरासला मेरे हाथ में है, ये मेरे तमाम मेंबरान देख सकते हैं मरासला। इसमें साफ लिखा गया आका की तरफ से कि अगर ये अत्म-ए-एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान को संगीन हालात से गुजरना पड़ेगा। नाज़रीन, कासिम सूरी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे उस वक्त इसको लहराया जब उस वक्त उस कौमी असम्बली के इजलास से चंद घंटों कबल वफाकी काबीना बुलाकर साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि वो साइफर को डी क्लासीफाई करने जा रहे हैं। मुमकिन है ये वो डी क्लासीफाइड कॉपी हो, मुमकिन है कि ये ओरिजिनल हो। ये अब सारी बातें कयास पर हैं। आप देख सकते होंगे कासिम सूरी के हाथ में था और उसे सील किया गया था। और कासिम सूरी साहब ने उस वक्त ये भी दावा किया था कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भिजवाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बाद एक ऑडियो लीक हुई, एक मशहूर ज़माना ऑडियो इसी साइफर की कहानी के हवाले से। सुनिए उसमें क्या गुफ्तगू होती है और फिर उसके बाद वो बुनियादी सवाल उठाएंगे जो इंटरसेप्ट की स्टोरी से मिलता जुलता है। सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। देखें अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड से बात है, तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसको, क्योंकि मैं आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा करना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी होगा। शाह महमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी है, उनको नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज़ सुना दी। इसमें यही था, फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, मस्टर की चीज़ें वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल
ड्राफ्ट मिलिट्री रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें, आप खुद देखेंगे, वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं परसों में उसी में कॉपी कर दूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज हुई है। और फोन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आ जाए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हमारे पास वो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह। नाजरीन, आजम खान की पूरी गुफ्तगू को अगर आप सुनते हैं तो एक चीज इस्टेब्लिश होती है कि साइफर जो आया, डिकोड किया गया, डिकोड करने के बाद कैबिनेट के सामने रखा गया, लेकिन एक बहुत अहम दस्तावेजात था, हसास दस्तावेज था। उस हसास दस्तावेज को किस तरीके से रिकॉर्ड पर लाने की कोशिश की गई, ये इस ऑडियो में उसी वक्त इस्टेब्लिश हो चुका था। और सबसे अहम बात आजम खान साहब जो करते हैं वो ये कहते हैं कि हम इसको फिर इसका जो एनालिसिस है और जो बाकी चीज़ें हैं उसमें हम अपनी तरफ से चीज़ें लिख सकते हैं। तो क्या साबिक वज़ीर आज़म ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इस किस्म की हिदायत दी थी? और ये भी सवाल उठता है, क्या ये वही मिनट्स हैं जो उस वक्त की मीटिंग के बाद बनाए गए, फैब्रिकेट किए गए और अब उन्हें किसी बुनियादी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ये तो वो तमाम बुनियादी सवालात हैं जो उठेंगे और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनको इनके जवाबात देने पड़ेंगे। और इसीलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो मुकदमा होने जा रहा है इस सारे मामले पर, साइफर के मामले पर, और इसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामलात हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होंगे आने वाले दिन। ये स्टोरी एक गलत बयानिए के लिए की गई थी, एक गलत बयानिए को दुरुस्त साबित करने के लिए गलतियों पर गलतियां की जा रही हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, अब कुछ समझ में आता है कि मामला क्या है? जी बिल्कुल, मैं तो आपके तवस्सुत से एक खबर आपको ये देता हूं कि जो बड़ा आपकी, एक तो आपने और आपकी टीम ने बड़ी अच्छी रिसर्च की, और आप जब खान साहब, उनके वजीर खारजा, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सूरी साहब की बात सुनते हैं जिनकी आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, लेकिन आपको एक चीज तो बिल्कुल वाज़े नजर आती है कि यकीनन साइफर के हवाले से साजिश तो हुई है, लेकिन ये साजिश पीटीआई ने की है जी, ताकि पाकिस्तान के कौमी सलामती के मफादात, पाकिस्तान के रियासती इदारों, पाकिस्तान की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी को अपने जाती सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये साजिश का तो आपने बहुत अच्छा अहाता भी किया, उसके सबूत भी फराहम कर दिए। अब मैं थोड़ा सा इसको डीकंस्ट्रक्ट करता हूँ। सर मेरे पास लास्ट 30 सेकेंड्स हैं। आपने कहा ये साजिश है, आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो लोग इस सारे मामले से जुड़े हुए थे, चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 30 सेकेंड्स में बताइएगा, उनकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ना सिर्फ ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बल्कि जो ओथ ऑफ ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर का, उसकी भी वायलेशन है। ये कौमी सलामती की कमेटी के को पॉलिटिसाइज करने का एक एक्ट है। उसके साथ ही साथ हमारे खारजा ताल्लुकात और उनको नुकसान पहुंचाने की भी एक कोशिश है, उसको भी हार्म कर रही है। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, सैयद मोहम्मद अली साहब ने बहुत अहम बात की। एक बात तो साबित हो चुकी है कि यह साजिश थी, लेकिन साजिश हुकूमत गिराने की नहीं थी, यह साजिश अपनी हुकूमत को बचाने और एक बयानिया तरतीब देने की थी। अगले प्रोग्राम तक मुझे शायद